नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस के भी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक थे जो एपिसोड के माध्यम से चल रहे थे उसमें से एपिसोड 2 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि हम लोगों ने एपिसोड फर्स्ट में 1 से 25 तक के प्रश्नों को देखा। ये सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंकों से हैं। नेक्स्ट एपिसोड जो है उसमें हम लोग 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का बात किया गया? सबसे पहले इसको 1, 2 और 3 कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जब तक हम प्रश्न पढ़ते हो तब तक आप उसको टिक आउट करने का कोशिश कीजिए। आप खुद भी चेक कीजिए कि कितना आपको सॉल्व हो रहा है। इससे आपको 2 सुविधाएं हो जाएगी कि एक क्वेश्चन जो है उसमें आप पहले टिक लगा के ये चेक कर पाएंगे कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हमें पता है, या उत्तर देने के बाद यदि आपको ऐसा गलत लग रहा है कि नहीं मेरा आंसर गलत हो गया, तो आप उसे फिर से रिपीट कर लीजिएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि इस माध्यम से आपको फ़ायदा होगा, इसीलिए मैंने इस प्रश्न पत्र को सीरीज वाइज लेके आने का कोशिश किया। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये आपसे पूछ रहा है लोकसभा, तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 330। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यदि हम बात करें, जैसे कि इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी की रिजर्वेशन की बात कही गई है, जबकि यदि हम राज्यसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो आर्टिकल 332 के अंतर्गत यह बताया गया है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। नेक्स्ट है, संसद में वोट दे सकता है। इनमें से कोई नहीं या इससे एक से अधिक। सबसे देखिए, जैसे सांसद है, पार्लियामेंट या संसद में बनने के लिए इसको 3 पार्ट चाहिए। एक तो लोकसभा चाहिए, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट चाहिए, राष्ट्रपति। इसके बिना हमारा सांसद अधूरा होता है। अर्थात सांसद बनने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का होना आवश्यक है। ये संसद का हिस्सा होंगे, तो इस हिसाब से हम देखते हैं। देखिए, बैठक में यदि नहीं भी आते हैं तो काम चल सकता है, लेकिन संसद में राष्ट्रपति की भूमिका ये होती है कि वो संसद का हिस्सा होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि विशेष से यदि हम पॉइंट इंक्लूड करें तो ये बता सकते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति को राज्य प्रमुख माना जाता है, इसीलिए इसे संघ का कार्यकारी प्रमुख माना भी जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद की परिषद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40। थोड़ा विशेष चर्चा हम कर लेते हैं इसके बारे में ताकि समझना और भी आसान हो जाए। सबसे पहले इसका राइट आंसर तो हो जाएगा अनुच्छेद 40। देखिए, अनुच्छेद 40 के अनुसार जो है ये जो प्रक्रिया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक का मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक की जो विशेष चर्चा है उसी के अंतर्गत जो है पंचायत का भी चर्चा किया गया है आर्टिकल 40 में। इसमें यह बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार पंचायत के गठन व्यवस्थित और सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाँ, इसका पीडीएफ यदि किसी को चाहिए तो पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आपको आंसर हाईलाइटेड किया हुआ है, तो आप उसको
अच्छे से 1-2 बार रिवीजन भी कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसको थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं पहले। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका झारखंड, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, झारखंड इस तरह से होता है। तो झारखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया। यदि हम और विशेष थोड़ा चर्चा करें तो ये बता सकते हैं, ये चर्चा किया जा सकता है कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जब दिल्ली दरबार सजाया गया था तो उसमें यह प्रस्ताव था बिहार एक अलग से राज्य बनेगा, जो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में प्रस्ताव भी हो गया था। फिर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। इस समय बिहार और उड़ीसा सेम थे, इसके बाद उड़ीसा यहाँ से अलग हो जाते हैं। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है, थोड़ा इसको चलिए, सहकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों से परिवर्तन करने की स्तुतियों का अधिकार और अपना प्रतिवेदन जमा किया जाता है। देखिए, यदि आप मैच्योर हो जाएंगे, यदि आप समझने की क्षमता रखेंगे तो किसी भी प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह अनुभव हो जाएगा कि किस पॉइंट को अंडरलाइन करना चाहिए, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कौन से पॉइंट को पढ़ना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड यदि एग्जाम में पूछे जाए तो वो प्रश्न आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सबसे पहले ये सहकारी आयोग है, इसके बारे में पहले सुन लीजिए। देखिए, इनका पूरा नाम एक आयोग था जिसका इनका पूरा नाम था रंजीत सिंह सहकारिया, लेकिन केंद्र और राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए इन्होंने आयोग लाया। चूँकि रंजीत सिंह सहकारिया ने आयोग लाया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सहकारी आयोग। अब क्यों लाया गया? तो केंद्र राज्य के संबंधों को सुझाव देने के लिए सहकारी आयोग का गठन किया गया था। कब? 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए इससे रिलेटेड कि रंजीत सिंह सहकारिया जो कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश थे, अर्थात रिटायर हो चुके थे। इस आयोग ने जो है 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तथा 247 अनुशंसाएं की थी। अर्थात इसमें यह कहा गया कि कौन कौन से प्रावधान होनी अच्छी बातें हैं, इस पे चर्चा किया गया। कितने अनुशंसाएं थे? तो 247। अब देखिए, यहाँ बोला प्रतिवेदन जमा किया गया, तो प्रतिवेदन तो 1988 में जमा किया गया था, जैसा कि आपको ऑप्शन यहाँ नहीं देख पा रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, सॉरी आपका आंसर 5 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया? इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये वित्त आयोग से संबंधित है। तो वित्त आयोग के लिए हम बात कर ले कि भारत में जो संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 280 है, इसके अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। मतलब ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। ऑफिशियल रूप से यह एक क्या अर्ध न्यायिक निकाय है, मतलब इसको यदि हमको आवश्यकता पड़ा गया तो इसके माध्यम से हम इसका यूज किए, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध न्यायिक। विशेष रूप से चर्चा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि लिखा हुआ है वित्त, ठीक है, मतलब उसमें बजट जैसे वर्ड भी नहीं लिखे गए हैं, तो उसको यदि ध्यान में हम रखेंगे तो मेरे कहने का मतलब वित्त शब्द जो है, लेकिन इसे हम लोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में कि राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है इसका गठन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महान्यायवादी की पहले हम चर्चा करते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आप नोट करिए, नोट भी करते रहिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत
या के अनुसार भारत में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसमें भी वही योग्यता होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। योग्यता क्या होना चाहिए? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता होती है, सेम वैसा ही। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि सहायक क्षेत्र के लिए एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। देखिए, एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जो है एक बार पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ लीजिए। पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ते हैं और समझ के फिर भूल जाते हैं, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर कि पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ बेहद ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बताइए, ताकि जितने भी मतलब 12 का 12 पंचवर्षीय योजना जो है वो आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसमें जो स्कीम्स लाया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहले पीरियड देख लेते हैं। 2012 से लेके 2017 तक का कार्य माना जाता है। इसका उद्देश्य यह था कि तीव्र मतलब शीघ्र, सतत एवं समावेशी विकास हो, अर्थात सबका विकास हो, कंटिन्यू में और लगातार विकास होता रहे, यही इसका लक्ष्य है। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना है तो आप सिंपल से सोच लीजिए। देखिए, जब आप तैयारी करते हैं रेगुलर तो 10 दिन में दिक्कत होगा, 20 दिन 30 दिन, जब वही 1 साल हो जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगा। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि विकास किस चीज़ का हुआ था। तो अब हम लोग इतने एक्टिव हो चुके थे कि तीव्रतर, सतत और समावेशी विकास का लक्ष्य रखते थे। तो उम्मीद करते ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हाँ, इसमें औसत वार्षिक विकास दर की बात जो की गई थी वो 4.0% की गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो पॉइंट है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य पूछा जा रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार 2 बार आप देख भी लीजिए। सबसे पहले इसका राइट आंसर जो हम टिक कर रहे हैं वो इनमें से कोई नहीं, या इससे एक से अधिक में इनमें से कोई नहीं होगा। आप थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए कि ये क्या है। तो मेक इन इंडिया जो लाया गया था वो लाया गया था आपको 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में थोड़ा चेक कर लें। देखिए मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्या रखा था कि रोजगार सृजन करना, अर्थात रोजगार का अवसर आते रहे, मतलब रोजगार की संख्या बढ़े, साथ ही साथ कौशल विकास को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। रोजगार बढ़ेंगे और उसको स्किल को डेवलप करने का भी प्रोसेस जो है वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रोत्साहन किया गया था। ठीक है, तथा भारत को विनिर्माण का ग्लोबल हब बनाना है। मेक इन इंडिया में 25 सेक्टर्स को फोकस किया गया था। इसका संचालन जो है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, जिसे हम लोग DIPP या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको, मेक इन इंडिया जो नीति का एक प्रोसेस लाया गया था वो किसके अंडर में था? तो इसका संचालन कौन कर रहा था? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विकास। लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विकास DIPP। नेक्स्ट इसी में और है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? अर्थात जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, वो कौन ऐसे ऑप्शन है जो हमारे सहयोग में नहीं है? तो मेक इन इंडिया तो आपको पता है स्किल डेवलप करेगा, सृजन विकास करेगा। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब बिजनेस वर्ड आ गया है तो रोजगार तो देगा ही, उद्योग देगा ही, उसमें विकास की बात तो की ही जाएगी। स्टार्टअप इंडिया ये भी कहीं ना कहीं से रोजगार संबंधित है। डिजिटल इंडिया, इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया का माध्यम है, डिजिटल इंडिया क्या है? एक माध्यम है जिससे आपको औद्योगिक विकास में प्रोत्साहन मिल सकती है, एक माध्यम है। ठीक है, जैसे यदि आपको फ़ोन लगाना हो, फ़ोन किए, तो ये क्या है? डिजिटल इंडिया का प्रोसेस है। डिजिटल एक माध्यम है, लेकिन जो काम करने का जो प्रोसेस है वो ये सब कर रहा है। 1 2 3 4 5
सॉरी, तो ये 4 नंबर जो है आपका वो औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहक नहीं है, बल्कि एक डिजिटल सुविधा है जो आपको आसानी से प्रावधान कराती है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य था कि सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में जनता तक पहुंचाना। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है। इस तरह से डिजिटल इंडिया को छोड़कर शेष विकल्प औद्योगिक विकास के प्रोत्साहकी के लिए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यदि हम क्लियर करें, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिजिटल इंडिया क्या एक प्रोत्साहकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूरा, इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना। प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यदि इसके बारे में हम चर्चा करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा की बात करें हम लोग तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्ताव किया गया था। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 जून 2012 को शुरू किया था। गांव के ग्रामीण स्तर पर विकास के लिए यह सुविधाएं लाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जनगणना, देखिए जनगणना एक ऐसा है कि आपको किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। खास करके यदि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार का जनगणना आप रट लीजिए, क्योंकि उससे प्रश्न पूछेंगे। ये ब्रह्मा जी का लकीर है, पूछेंगे ही पूछेंगे। इसीलिए मैंने 2-3 वीडियोज लगातार जो है आपको बिहार की जनगणना से दे चुका है, आप उसे आसानी से देख लें। मेरे हिसाब से तो मैंने किसी भी प्रश्न को गैप नहीं किया है। यदि उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम हॉल में उम्मीद रहेगा कि आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं, पूछा जा रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या रही है। साक्षरता दर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 65.5%। जनगणना कब हुआ? 2011। उसी के आंकड़ा के अनुसार कि भारत में जो महिला साक्षरता दर है वो 65.5% है, 65.5% है। जबकि संपूर्ण बात करें, संपूर्ण साक्षरता दर की यदि हम बात करें तो 74.04% है। और भारत में हम सर्वाधिक राज्य की बात करें तो केरल में 93.91% अभी बढ़ चुका है, लेकिन यह मैं 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल में है और सबसे कम की बात किया जाए तो वो आपको राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया है? स्वयं सेवा समूह विचार क्या है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका आंसर क्लियर कर लेते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, कि बांग्लादेश के थे ये। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायक समूह के विचार को दिया था। मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 ईस्वी में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मोहम्मद यूनुस को ही ग्रामीण बैंक का संस्थापक माना जाता है। 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। इसका संस्थापक जो है मोहम्मद यूनुस को माना जाता है। यह बांग्लादेश के थे और इन्हें 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? वर्तमान में बात किया जाए तो इनमें से कोई नहीं। देखिए जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय इसका आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट था। चलिए अब इसका आंसर, चूँकि एग्ज़ाम होने से कुछ दिन पहले ही नए बन चुके थे इसीलिए सस्पेंस में था, और चूँकि वो ऑप्शन भी इसमें नहीं था इसीलिए सब कंफ्यूज हो गए थे। इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। आरबीआई की बात आई तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं 23वें रघुराम राजन जी थे, 24वें वो 25। अभी वर्तमान में जो हैं आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांत दास जी हैं वो 25वें हैं, जबकि 23वें रघुराम राजन जी थे,
24वें उर्जित पटेल थे और 25वें जो है शक्तिकांत दास जी हैं। उर्जित पटेल जी जो हैं उसको देख लीजिएगा। उर्जित पटेल जो है ये 5 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर हो जाएगा, ये 10 दिसंबर 2018 तक रहे थे। इसके बाद जो है 11 दिसंबर को, जस्ट इसके एक दिन बाद ही 11 दिसंबर को 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास बने। ये शक्तिकांत दास जो थे पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके थे बैंक के, आरबीआई के। चलिए, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन एक कृषि, इसको कर लीजिए, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। कैसे कृषि में विकास किया जाए, इसके ऑप्शंस को देखिए। तो कुशल सिंचाई, ये बिल्कुल सही है। यदि आप कृषि कर रहे हैं, देखिए जैसे आप कृषि की व्यवस्था कर रहे हैं, यदि आप किसी का कृषि कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक चाहिए, कुशल सिंचाई होनी ही चाहिए, क्योंकि सिंचाई जब होंगे तभी तो अच्छा उपजाऊ होगा। यदि नेक्स्ट देखा जाए गुणवत्तापूर्ण बीज, अब बीज तो आपको गुणवत्तापूर्ण देना ही होगा, क्योंकि यदि बीज नहीं दीजिएगा गुणवत्तापूर्ण तो इससे क्या होगा, हरे भरे अच्छे से, मतलब ये होगा उनका अच्छा से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। कीटनाशक की यदि हम लोग बात करें तो कीटनाशक में यदि अच्छे कीट का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो उसमें भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। तो कीड़े मकोड़े लगने के लिए ये भी तो आपको आवश्यक है। उर्वरक का प्रयोग, देखिए ये तो ऑटोमेटिक है कि उर्वरक का उपयोग नहीं करेंगे तो उसका विकास ही नहीं होगा। इस हिसाब से देखेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी। इस हिसाब से हमारा आंसर 5 नंबर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41 में पूछा गया है, निम्न में से कौन एक मनरेगा का उद्देश्य है। मनरेगा का उद्देश्य, सबसे पहले जान लीजिए इस मनरेगा है क्या। कि मनरेगा की बात करें तो MNREGA, नोट कर लीजिए मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या था, तो आय को बढ़ाना था। ग्राम जो थे, जो गांव के थे, उसकी आय को बढ़ाना था। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गांव के आय को बढ़ाना था। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक जॉब कार्ड धारकों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देना है। मनरेगा स्कीम ने गांव के पलायन को रोकने में भी अहम योगदान निभाया है। देखिए, यदि हम करंट की थोड़ा इसमें बात कर लें कि आत्मनिर्भर जो लाया गया था उसमें विशेष रूप से जो मनरेगा पर ही जोर दिया गया, छोटे छोटे कुटीर उद्योग पे ही बल दिया गया, ताकि उनको 100 दिनों का रोजगार न मिलके अच्छे दिन, लगभग 245, 260, 270 दिन तक का रोजगार मिले, ताकि उन्हें बाहर पलायन करना ना पड़ सके और एक अच्छा मुआवजा मिल सके। तो उम्मीद करेंगे ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण आय को बढ़ाना। 42 की बात यदि हम लोग करें तो संघीय बजट 2017-18 में अभीष्ट उद्देश्यों को शामिल नहीं किया गया था। वो कौन से पॉइंट थे, ऐसा कौन सा पॉइंट था, देखिए उसमें जो है भारत को शिक्षित करना पॉइंट मेंशन नहीं किया गया था। थोड़ा इसको समझिए, ये टेक्निकल इशू है। देखिए क्या था कि बजट जो 2017 और 18 अभीष्ट उद्देश्यों में, तो ये भी इस पर थोड़ा इसको समझिए कि भारत को शिक्षित करना नहीं था, बल्कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में एक रूपता लाना था। जैसे उच्च शिक्षा की यदि हम लोग बात करें, जैसे उच्च शिक्षा की भी सभी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल एग्जाम एजेंसी NEA बनाने का विशेष ध्यान था। अन्य उद्देश्यों में भारत को रूपांतरित सुचार अनुबंधित खेती के लिए एक आदर्श कानून बनाने पर सहमति आदि। साथ ही साथ भारत को स्वच्छ करना, भारत को ऊर्जावान बनाना, UGC में सुधार, ये सब बातें कही गई हैं। शैक्षणिक का विकास किया गया, शिक्षित करने का विकास नहीं किया गया। शैक्षणिक और शिक्षा दोनों अलग अलग चीजें, तो शैक्षणिक पे बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निम्न में से कौन एक 20वीं शताब्दी के 60वें जब इसको 7वें कर लीजिएगा, 7th दशक, इस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर देते हैं। पहले 20वीं सदी का मतलब यदि नहीं समझ पा रहे तो उसको समझ लीजिए।
1900 ईस्वी से लेके 1999 ईस्वी का जो पीरियड होगा आपका वो 20वीं सदी कहलाएगी, जबकि 21वीं सदी जो है आपका 2000 से लेके 2099 तक का पीरियड कहलाएगा। तो अभी पता होगा आपको हमारी 21वीं सदी है। अब हो गया दशक। 7वें दशक का मतलब ये हो गया 20वीं शताब्दी के 7वें दशक का बात कर रहा है। 7वें मतलब हो गया 70 70। यदि छठे का बात करता तो होता 60। इसका मतलब ये है कि 1970 का बात कहा गया है, 1970। चूंकि ये एनसीईआरटी का टर्म है इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया है, और अन्य बुक में देखिएगा तो वो 1970 मेंशन कर देता है। चूंकि आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी के बेसिस पे ही पढ़िए, क्योंकि कभी कभी कोई आखिर आपको गलत भी प्रश्न में दिखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप पढ़े हैं अच्छे से एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि आप सही करते हैं तो आयोग भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, अन्य बुक्स को नहीं। तो 20वीं शताब्दी के दौरान जो है 7वें दशक में अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रक्रिया को उचित वर्णन किया गया। सबसे पहले थोड़ा हरित क्रांति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 1966 से लेकर 1967 के बीच में हरित क्रांति लाई गई थी। इसमें थोड़ा हम विशेष यदि चर्चा करें तो जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर 66 से लेकर 67 में हरित क्रांति की प्रकृति निम्न थी। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है, उन्नतशील बीजों के प्रयोग करना है, साथ उपज वृद्धि, किस्म कार्यक्रम, पौधा संरक्षण, बहुफसली कार्यक्रम, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, कृषि शिक्षा एवं कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आदि। इसे बीज खाद जल तकनीकी भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। नोट कर लीजिए, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विशेष रूप से कृषि के विकास के लिए लाया गया था कि किस प्रकार से उपजाऊ को बेटर बनाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीज, उर्वरक और जल तकनीकी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नीति आयोग के सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वर्तमान में जो है अमिताभ कांत जी है। ये फरवरी में ही रिटायर हो चुके थे, परंतु फिर से इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। नीति आयोग आ गया, तो नीति आयोग से थोड़ा चीज हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है आपसे। नीति का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए 64 में ही पूछा गया है मे भी, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया, हाँ पूछा गया है, 64 में ही पूछा गया है। चलिए, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत। नेक्स्ट प्रश्न 45 में देखते हैं कि भारत में जनगणना 2011। फिर देख लीजिए, जनगणना से प्रश्न आ ही रहा है। जनगणना घनत्व ज़्यादा का है। देखिए, घनत्व का बात हम नहीं करना चाहते कि ये यदि हम दायरा लें, कितना आदमी, मतलब 1 किलोमीटर का यदि हम दायरा ले, इसमें अधिक से अधिक आदमी, मतलब अधिक से अधिक जनता कितने रह पाते, नागरिक कितने रहते हैं, उस आंकड़ा से देखा जाए तो बिहार में यदि 1 किलोमीटर का यदि आंकड़ा ले तो लगभग 1106 आदमी बिहार राज्य में रहते हैं। अर्थात बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। कितना? तो 1106 व्यक्ति। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 46 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात की चर्चा की बिहार में तो 918 है लिंगानुपात। भारत की चर्चा किया जाए तो 943 है। यदि बच्चे का तुलना किया जाए तो 935 है। ये भी प्रश्न आपको 65 में पूछे जा चुके हैं। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 918। बिहार की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। तो 2006 से 7 में
बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण जो है पहली बार 2006-07 में ही प्रकाशित किया गया था। आर्थिक सर्वे 2017-18 में बिहार का जो विकास दर था वो 10.5 रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। पिछले 5 वर्षों में बिहार की विकास दर 10% से ज़्यादा रही है। यह विकास दर राजनीतिक स्थिरता, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश, कृषि सेक्टर में मूलभूत सुधार के कारण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। तो देखिए एग्जाम से पहले आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग देखेंगे भी। एग्जाम जब आपका होगा तो इकोनॉमिक्स में फोकस कीजिएगा कि हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण ही पढ़ें, किस सेक्टर में क्या क्या बढ़ोतरी किया गया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48 में कि बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्वलिटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया गया है। तो एफडीआई इक्वलिटी अंतर्प्रवाह इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा डिस्कस कर ले। पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्रक। शुद्ध एनसीईआरटी का भाषा इसीलिए क्षेत्रक लिखा गया, अन्य बुक में आपको मिलेगा क्षेत्र। तो बिहार में अप्रैल और जून 2018 के दौरान जो है सेवा क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्वलिटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया है। 2016-17 का वित्तीय वर्ष में बिहार की जो अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 60% था। 60% था। 2016-17 की बात हम कर रहे हैं। और वही 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। 2016-17 की विकास की बात किया जाए तो पिछली वित्तीय वर्ष में 2015 में 7.5% की तुलना में 10.3% रही है, जिसमें सर्वाधिक योगदान सार्वजनिक निवेश और सेवा क्षेत्र का रहा है। देखिए इसमें सार्वजनिक क्षेत्र मेंशन नहीं किया है, यदि वो देता तो एक से अधिक आंसर भी इसका हो जाता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2017-18 में बिहार में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 70% है। देखिए आंकड़ा 2000 देख रहे हैं आप लोग, इकोनॉमिक्स में बस आंकड़ा ही आपसे पूछा जाएगा। 2017-18 में बिहार राज्य में लगभग 70% से अधिक जनसंख्या कृषि में कार्यरत थी 2017-18 में। वर्ष 2017 में राज्य में यदि हम बात करें, राज्य में 185.6 लाख ट्रिलियन, सॉरी माफ कीजिएगा, 185.6 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2017 से 22 में कृषि रोड मैप का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य 9 नवंबर 2017 को, या जिसका उद्घाटन जो है 9 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था, या रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। कब? 9 दिसंबर 2017 ईस्वी को। किस योजना, किस स्कीम के माध्यम से? कृषि रोड मैप के माध्यम से। इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग आंकड़ा। तो आर्थिक सर्वेक्षण हम पढ़ेंगे क्योंकि 4-5 क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे लगातार पूछे जा चुके हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण एग्जाम से पहले हम लोग देखेंगे, चूंकि ताकि उसको हम डाटा अच्छे से कलेक्ट कर पाए। डाटा जो है ऑफिशियल साइट से ले सके, लेने के बाद जो है मैं उसको पढ़ाऊँगा। और आप लोग कमेंट में हमेशा कमेंट करते रहें ताकि ये भी देखें कि आप कितने एक्टिव हैं इसको जानने के लिए, क्योंकि इससे प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 5। तो इसका आंसर हम ऊपर ही मेंशन कर चुके हैं, लेकिन यदि आप गौर से सुने होंगे तो आंसर कर पाइएगा कि 2016-17 में के दौरान जो है आर्थिक विकास दर, इकोनॉमी डेवलपमेंट रेट 10.3% थी। वर्ष 2015-16 में 7.5% थी। जो सकल घरेलू उत्पाद 2019-17 में मेंशन हम लोग कर लिए। 15-16 का रेटिंग क्या था? 7.5%। और 2016-17 में विकास का जो सकल घरेलू उत्पाद था, सकल घरेलू मतलब जीडीपी 2016 का, वो 2011-12 के मूल्य पर 3.32 लाख करोड़ था, जिससे वहाँ की प्रति व्यक्ति आय 29,178 थी। वर्ष 2017 में बिहार की विकास दर 10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था, जो कि किसी भी ऑप्शन से नहीं मिल पा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
एक से अधिक 10.5 सॉरी या 10, इसमें तो दो ही ऑप्शन, इसमें से एक से अधिक लीजिए या इनमें से कोई नहीं। चूँकि 10.5 है तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि हमारा एपिसोड 2 आपको पसंद आया होगा। देखिए अभी एग्ज़ाम है तो आप मेहनत बिल्कुल जम के कीजिए। ये 2 महीने हैं आपके पास, इस 2 महीने में यदि आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो कोशिश कीजिए अधिक से अधिक पढ़ें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि जिस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग, दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है। उस माध्यम से क्या हो पा रहा है कि जो एक्टिव पहले नहीं थे वो भी अब एक्टिव होने लगे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि मैं जो ये वीडियो आपको एपिसोड माध्यम से कर रहा हूँ कि आप आसानी से उसका यूज करके सफल हो सके। और हाँ, कुछ हमारी भी मदद हो जाए तो आप चैनल पर नहीं अभी तक जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 25-25 का एपिसोड आपको आता रहेगा, आप आसानी से रिवीजन कर पाइएगा। जैसा कि आपको हम बताए थे कि 25-25 क्वेश्चन के माध्यम से हम कम से कम एक में सेट में तो आपको 6 रहता, तो 6 दिन में आपका एक सेट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लगभग हम 8 वर्ष लगभग जो है आपका 1200 प्रश्न मैं क्लियर कराने का कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम से पहले आपको आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। बिहार के नोट्स भी आपको लिंक में वगैरह में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। इसका जो एपिसोड 2 है वो आपका लिंक में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर ले या और भी जो करना। लेकिन कुछ भी कीजिए, सोते उठते खाते एक ही चीज़ सोचना है, बस एग्ज़ाम कैसे निकलना है उसके लिए पढ़ना है, तो पढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी तक के लिए धन्यवाद।